आज का पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस सीरीज। से पहले हम लोग बाकी का बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और इस क्लास का ये पहला टॉपिक है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस इन सीरीज के वक्त हम लोग क्या बात ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी एक दूसरे का हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया जाता है ना रेजिस्टेंस को, लाइक एक से अधिक रेजिस्टेंस को जो एक साथ हम लोग यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली उसको कनेक्ट करते हुए, तब उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका खास बात क्या है? तो जनरली जब हम लोग को वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें करंट जो फ्लो करेगा किसी भी वोल्ट से, तो वो हर जगह सेम ही रहेगा। लाइक R1 के पास जो R1 से पहले जितना करंट है वो R1 के बाद भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, और R2 के बाद भी उतना ही फ्लो करेगा, R3 के बाद भी उतना ही फ्लो करेगा। तो करंट जो फ्लो करेगा वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को वोल्टेज को जब डिवाइड करना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब पहली बार R1 की तरफ आएगा तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उसका करंट वोल्टेज होगा V1, और यहाँ पे आगे वो दूसरा हो जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा V2, और यहाँ पे R3 के जस्ट पहले हो जाएगा V3। और एक और बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो टोटल सम होगा तीनों वोल्टेज का वो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होने वाला है। ये बात ध्यान में रखना। और करंट जो भी किसी भी पॉइंट का क्यों ना हो, हम हर जगह सेम आएगा। मान लीजिए यहाँ भी करंट लोगे तो सेम आएगा, यहाँ करंट भी लोगे तो सेम आएगा, यहाँ भी करंट सेम आएगा। तो करंट का सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, करंट हर जगह सेम फ्लो करेगा, बस वोल्टेज में चेंज आता है। ठीक है। अब V वोल्ट यहाँ से फ्लो किया था टोटल, जो कि 3 भाग में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला चाहिए कि भाई अगर तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना टोटल आउटकम हम लोग को रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ का यूज करते हैं। यहाँ से करंट हर जगह जो फ्लो करेगा वो हर जगह सेम रहेगा, तो वो हर जगह हम लोग आई मानेंगे। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले V1 के जगह मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है और वोल्टेज V1 है, तो हम लोग को ओम्स लॉ से पता चलता है कि V इक्वल्स टू IR। तो इस फॉर्मूले को सिंपली पुट कर दिया, सेम विथ V2 एंड V3 कि V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 एंड V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और उसके बाद क्या किया है कि तीनों का इक्वेशन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, लाइक V1 इक्वल्स टू I R1, और ऐसे करके जोड़ दिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और टोटल वोल्टेज आ जाएगा V। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि तीनों का जो सम होगा वो V के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां से हो गया V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये बहुत क्लियर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग को मिलता है V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस I3। और यहाँ पे भी फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दिया, I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओम्स लॉ ये बाबू तो पिछले टॉपिक में बता देते, बट कोई ना हम दोबारा बता देते हैं। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि V जो होगा वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट कितना फ्लो करोगे। मान लो तुम वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट भी बढ़ जाएगा, समझ रहा है? Yes. हाँ, तो हाँ दोनों V प्रोपोर्शनल हो गया करंट से। तो जैसे ही हम लोग, ये तो तुम जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए हम लोग किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं ना। ठीक है, तो हाँ ना बोल देना भाई। हाँ, तो फिर तो वहां पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड किए थे R। अब भाई वो R क्या था? तो R तुम्हारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, और वही यही से हम लोग को फॉर्मूला मिला था V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ बस इतना ही बताता है। और रेजिस्टेंस तुमको ये बता देते क्या होता है। जैसे मोशन में जब तुम बॉडी तुम्हारा मूव करता है तो फिर उसमें फ्रिक्शन एक्ट करता है ना उसको रोकने के लिए, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, उसको भी अपोज करने के लिए एक फैक्टर आता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से R बहुत सिंपल है, सिंपली याद कर सकते हो यार। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है वो तुम पढ़ सकते हो, हम रीड आउट कर देते हैं। The equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistance। तो भाई वही फॉर्मूला में तो वही बताया था यार,
R is equals to R1 plus R2 plus R3 और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर। हाँ, इसमें सीरीज और पैरेलल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही आता है कि जब तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो मिल के जो रेजिस्टेंस आता है वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा रहता है। ये तो मतलब वो सीरीज में कनेक्ट हम लोग इसलिए करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिले हम लोग को, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, और हर एक रेजिस्टर से जैसे R1 हो गया, R2 हो गया और R3, करंट हर जगह सेम फ्लो करेगा, हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है। और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। एक सेकंड, दूसरा तो पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, सीरीज एक दूसरे के साइड बाय साइड नहीं करते हम लोग कनेक्ट कभी भी, हम लोग हमेशा उसके ठीक ऊपर, समझा। लाइक R1 है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे R2 रहेगा, उसके नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे R3 रहेगा, कभी भी एक लाइन में कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे तुम देख सकते हो फिगर में किससे कनेक्टेड है, ठीक इसी तरह हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीरीज में नोटिस किया था कि करंट हर जगह सेम फ्लो करेगा, चाहे वो कोई भी तीनों हो, हर जगह करंट सेम फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो यहां से करंट आ रहा आ रहा आ रहा है, तो यहां तक हर जगह करंट सेम फ्लो करेगा आई। और हाँ, अब पैरेलल का बता रहे हैं, पैरेलल में जाके डिवाइड हो जाएगा ये। पैरेलल में मान लो यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा और यहाँ पे अलग रहेगा, इसमें करंट सेम नहीं रहता। एक मान ले I1, एक हो जाएगा I2 और एक हो जाएगा I3, और तीनों अलग जगह डिवाइड हो जाता है। और वोल्टेज लेकिन तुम नोटिस करोगे हर जगह सेम रहेगा, यहाँ भी सेम वोल्टेज, यहाँ भी सेम वोल्टेज, यहाँ भी सेम वोल्टेज। और सीरीज में हम लोग क्या नोटिस किए थे, सीरीज में वोल्टेज डिफर करता है और करंट सेम फ्लो करता है, ठीक है। इसमें बस बेसिकली यही पढ़ना था। यही दो डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, यही दो डिफरेंस होता है सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में, ठीक है। तो इसमें सेम हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे, सो दैट जो रेजिस्टेंस आएगा हम लोग के पास वो कितना होगा। ये तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो एक उसका एक तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस डालेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को V इक्वल्स टू आई आर, जो ओम्स लॉ था उससे हम लोग डिराइव किए I इज इक्वल्स टू V बाय R। I यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख सकते हो। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो तीनों जगह करंट फ्लो करेगा वो एक यहाँ पे जो करंट है उसके इक्वल होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से हम लोग को मिलता है कि ये तीन इक्वेशन और डिराइव किया, I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इक्वल्स टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई हर जगह करंट सेमी फ्लो कर रहा है, करंट सॉरी वोल्टेज हर जगह सेम ही रहा है, तो उसमें तो V1 V2 करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर जगह सेम रहेगा वोल्टेज V, और करंट वेरी कर रहा है, वहां पे I1 के साथ R1, I2 के साथ R2, I3 के साथ R3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, फिर हाँ, और फिर जाके फाइनली हम लोग को जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाय R, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान ले I इज इक्वल्स टू V बाय R, सेम यहाँ पे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। देख ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, I के जगह V बाय 3 वैल्यू पुट किया है जो यहाँ से हम लोग को आया था, और I1 के जगह V बाय R1 पुट किया, I2 के जगह V बाय R2 और I3 है V बाय R3, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सब सही है। और यहाँ पे V बाय R फाइनली हम लोग को मिल चुका है, और V यहाँ पे वो RHS साइड में V कॉमन ले लिया है, ठीक है, और सो दैट कैंसिल आउट हो सके बाद में। नेक्स्ट कैलकुलेशन में V और V दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग के पास में बचता है फाइनल फॉर्मूला, जो कि हम लोग को याद करना है, I बाय R इक्वल्स टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3। ये हम लोग का फॉर्मूला है जब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद हो सकते हो कि भाई सीरीज में हम लोग डायरेक्टली सिंपली ऐड कर देते हैं, इसमें रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो। The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो सेम वही बात जो ये बोला मैंने, रेसिप्रोकल को ऐड करना, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टर्स। हाँ, इसमें ये होता है, लास्ट टाइम ने देखा था कि जो फाइनल रेजिस्टेंस हम लोग का आया था वो ज्यादा था, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है तो R1 से जो फाइनल रेजिस्टेंस आया था वो ज्यादा था, वो R2 से ज्यादा था और R3 से भी ज्यादा था। बट यहाँ पे जो तुम देखोगे, द इक्वल रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस, लाइक यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस से भी कम रहेगा, R2 से भी कम रहेगा, R3 से भी कम रहेगा। तो जनरली हम लोग जब तीन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम रहे, कम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, हल्का सा ही रोके। ठीक है, जब हम लोग को फ्लो कम करना, फ्लो को हम लोग को फ्लो को हम लोग को लाइक कम करना पड़ेगा, तो हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, और फ्लो बढ़ाना होगा तो सीरीज में। और ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, या रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो सीरीज में, और सही से लाइक कम रखना पड़ेगा तो पैरेलली। ठीक है, तो ये दो टॉपिक से सबसे ज्यादा बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल और रेजिस्टर्स ऑफ सीरीज में। ये दो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होगा, टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, करंट, और ये हम लोग का सेकंड लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो जनरली हीटिंग इफेक्ट में देखो, हम लोग पहले बात की कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो फिर उसको अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस हम लोग के पास, और रेजिस्टेंस कैसे आता है, जो भी पार्टिकल के अंदर मैटर रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, इसको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं, बेटर क्लियर। हाँ, देखो जैसे हाँ, हाँ ठीक है, मान लीजिए हम लोग का एक कंडक्टर है, ये एक वायर मान ले, ठीक है, वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, इसके अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये मान ले वायर है, इसके अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स है, कॉपर, मान ले कॉपर है, कॉपर का पार्टिकल्स है, छोटा छोटा एटम। ठीक है, और इसके अंदर से हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है उससे टकराएगा। ठीक है, एक मैं बड़ा बना दे रहा, मान ले एक पार्टिकल है, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन टकरा गया। तो जब इससे टकराएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, लाइक ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो उसके पास पहले जब मोशन में था तो काइनेटिक एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी तो रुक गया, अब तो वो रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक उसी तरह से उसका जो काइनेटिक मोशन था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। लाइक अब तो उतना नहीं है, बट पहले हम लोग जो बल्ब येलो लगा, गोल्डन जो भी बोल रहे, ऑरेंज जो भी फ्लो करता था, वो भी तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही लाइक डिपेंडेंट था। उसका कंसेप्ट भी हीटिंग और इलेक्ट्रिक करंट पे। मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है, इसको हम इस तरह से दोबारा बता रहे हैं, ये कॉइल हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट लेंथ इसका बड़ा हो जाए, कम स्पेस में हम लोग ज्यादा यूज कर सके वायर को। और वायर हम लोग का पतला होना चाहिए, कि हम बता चुके हैं रेजिस्टेंस को भाई अगर बढ़ाना है तो उसका विड्थ को कम करना है, लेंथ बढ़ाना है। ठीक है, वो उसका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जनरली हम लोग मटेरियल लेते हैं जो कि एलॉयज, एलॉयज का जो रहता है वो मेटल से ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है, लाइक नाइक्रोम वायर सुना होगा, ये हम लोग का आयरन में यूज होता है। तो प्रेसिंग के लिए भी हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही काम आता है, क्योंकि जब करंट इसमें से फ्लो करता है बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है करंट को फ्लो करने में यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम लोग को जनरली यही यूज करते हैं।
अब रुक, तुमको स्क्रीन दोबारा नोट्स भेज दूं। जैसे बताया था, then the wire becomes very hot and produces heat. In purely resistive circuit, the source of energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. जैसे बताया था, जो भी काइनेटिक एनर्जी वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही जानना था, इसके बारे में और कुछ नहीं है। और फिर हम लोग हीट को भी तो कैलकुलेट करना है ना भाई, कि क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारा बात हम लोग को बताता है जूल्स लॉ। ठीक है, लाइक 10th में ज्यादा नहीं पढ़ना है जूल्स लॉ को डिटेल में, बट अभी के लिए बस इतना ही जानना है कि जूल्स लॉ का हम बात होता है, 3 पॉइंट है जूल्स लॉ में। पहला, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। लाइक जो भी हीटिंग तुम्हारा प्रोड्यूस होगा वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। मान ले तू 4 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो उसका स्क्वायर से वो हीट तेरा बढ़ेगा। समझ गया? लाइक 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू बढ़ जाएगा हीट। समझे? जितना तुम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को बढ़ाओगे, उसका स्क्वायर टाइम्स हीट भी बढ़ेगा। फिर उसको देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। और अगला पॉइंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। वो जो करंट है, तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस से। लाइक अगर तू रेजिस्टेंस बढ़ाया तो फिर तेरा हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही बढ़ेगा, और इंटू 2 से बढ़ाया तो तेरा हीटिंग इफेक्ट भी इंटू 2 से बढ़ेगा। बट करंट में क्या था, अगर तू इंटू 2 से बढ़ाया तो वो इंटू 4 से बढ़ेगा। समझ गया? अगर ज्यादा हम लोग को हीट प्रोड्यूस कराना है, ध्यान रखना है कि करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे तो वो ज्यादा आउटकम देगा। ठीक है? और टाइम का भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज्यादा अपोज करेगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। कॉमन सेंस है यार, है ना? तो वो हीट जो फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से भी। आई होप इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ, कि जो हम अपना हीटिंग इफेक्ट है एच, वो स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। इससे हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है? तो फिर अब यहाँ पे सोच रहे हो कि कांस्टेंट नहीं आया भाई, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लाते हैं। तो भाई जब भी देख कि जब भी हम लोग लाइक इक्वल टू सीधे लिख देते हैं, तो ये समझ आया वहां पे कांस्टेंट जो हम लोग का 1 होगा। ठीक है? तो उतना सोचना नहीं है, कांस्टेंट वहां पे 1 था, इसलिए उसका उतना वैल्यू नहीं था। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जूल्स लॉ से हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है, और कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो बताता है। आई होप इतना क्लियर हो। और इस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, देख ले। an electric iron of resistance 25 ohm takes a current of 7 ampere. Calculate heat developed in 0.5 मिनट। भाई सब दिया हुआ है तेरे सामने, तेरा जितना रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है। सबको ऐसा यूनिट में करके जो फॉर्मूला उसे पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा तेरा करंट 7 का स्क्वायर 49। तो 49 इंटू 25 इंटू 0.5 मिनट कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा, इंटू 30। सबको कैलकुलेट कर दो तो आंसर आ जाएगा 36,750 जूल। इसी तरह सिंपली बस वैल्यू पकड़ना, चिंता मत कर, इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आता है, बस यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है? यहाँ पे हीट जो डेवलप होगा, हाँ, और जब भी जो भी आंसर लाते हो ना, उसको जनरली हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। लाइक डेसिमल प्लेस तेरा बस, डेसिमल प्लेस से बस एक नंबर आगे रहता है, लाइक 3.68 न्यूटन टू द पावर 4 जूल, ऐसे लिखा जाता है जनरली आंसर को। ठीक है? आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे क्लियर करते हैं। तो भाई लास्ट ईयर में क्लास 9 में पढ़े थे पावर के बारे में। अभी भूल जाए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सब कुछ सिंपल पावर पे आओ पहले। पावर क्या था? पावर था वर्क डन पर यूनिट टाइम, है कि नहीं? जो भी तेरा वर्क डन है उसको टाइम से हम लोग को डिवाइड कर देना है, बस वही है पावर। सेम चीज, ज्यादा दिमाग वाग नहीं लगाना, सिंपली बस वही करना है। पावर यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहा है,
तो जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो वहां पे हम लोग देखे थे वर्क था, साथ में वर्क था, हम लोग का वर्क को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे किस फॉर्मूला में हम लोग को वर्क आया था, तो अगर भूल गए तो बता दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग का वर्क आया था। ठीक है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग का वर्क आया था, P इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बाय टाइम t। ठीक है, तो अब इसको इसी चीज को, एक मिनट, हाँ तो यहीं पे हम लोग हाँ पहले देख लो, डेफिनेशन देख लेना एक बार इलेक्ट्रिक पावर का। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम। लाइक कितना भी एनर्जी यूज हुआ है किसी यूनिट टाइम में, इफ W be the amount of electric energy consumed in a circuit in t seconds, then electric power is given by P is equals to W by T। ठीक है, जो भी अगर तेरा वर्क दिया हुआ डायरेक्टली तो उसको सिंपली टाइम से डिवाइड कर देना, तेरा इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा। हाँ, और लास्ट टाइम लोग देखे थे कि हाँ हम सॉरी वहां पे चार्ज से डब्ल्यू डिवाइड करते थे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को W बाई Q लिखा जाता था। ठीक है, तो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, वहां से हम लोग को आ गया उसी फॉर्मूला से कि वर्क डन इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, और वहां पे हम लोग ये वर्क का था, और V का भी वैल्यू, अगर हम Q का भी वैल्यू पुट करेंगे तो I इंटू टी, ये हम लोग का उससे पहले फॉर्मूला में से हम लोग डिराइव किए हुए हैं कि करंट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फिर दोनों का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, सबसे पहले वर्क के लिए हम लोग V इंटू क्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से आया था। और जो यहाँ पे जो Q है इसमें हम लोग पुट करेंगे I इंटू टी, ये हम लोग का करंट के फॉर्मूला से आया था। तो हम लोग को जो अभी फॉर्मूला मिला वर्क का वो था V इंटू आई इंटू टी। आई होप दैट्स क्लियर, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ। हाँ ये वाली लाइन। ठीक है, V इंटू आई इंटू टी, और यहाँ से हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो टाइम टाइम कैंसिल आउट, हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू मिला P इक्वल्स टू V इंटू आई। बस इतना ही था, ये फॉर्मूला था। और फिर उसका और भी फॉर्मूलाज यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लाइक हम लोग अगर, और यहाँ से अगर हम लोग क्या करते, और यहाँ पे लाइक ये एक फॉर्मूला था, और इसका और भी बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। लाइक यहाँ से अगर तू V का वैल्यू पुट कर देगा, V का ओम्स लॉ से, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से अगर तू V का वैल्यू पुट करता है, तेरा नया नया फॉर्मूला है, तो बेसिकली जो मेन फॉर्म होता है यही है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब यहाँ से तुम अलग अलग फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। लाइक करंट का वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा V स्क्वायर बाय R। ठीक है, बेसिकली यही तो याद रखो, इससे तुम्हारा मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, इक्वल्स टू V इंटू आई और इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, हाँ तो ये हम लोग का बेसिकली लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट वगैरह ये सब भी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसका इलेक्ट्रिक, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट। और जितना भी लोग मतलब एसआई यूनिट है सब किसी साइंटिस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ये भी किसी साइंटिस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, और व्हाट इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 वाट किसको कहोगे, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, और एक पोटेंशियल का 1 वोल्ट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। जब भी हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो उसको हम लोग 1 वाट कहते हैं। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ दैट्स क्लियर। हाँ, तो अब उसका लेकिन वॉट जो है ना बहुत मतलब छोटा यूनिट है। लाइक मेजर करो ना, बहुत 1000 वाट तो ऐसे ही चला जाता है, समझे। तो इसीलिए हम लोग 12 यूनिट का ज्यादा यूज करते हैं, किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, सेम है मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है सेम रिलेशन है। लाइक 1 वाट 1000 वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट, वही यहाँ पे भी है। और मेगावाट 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। लाइक तेरा मेगावाट हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1000 वाट, समझ रहा है ना। लाइक 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट
तेरा 1 मेगावाट बन जाएगा। ठीक है। हाँ, और गीगावाट तुम्हारा हो जाएगा 10⁹ हाँ, कोई डाउट है? नहीं। हाँ ठीक है। फिर जाके तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अलग से नोट्स एरिया में। एरिया आर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो नहीं, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक सर्किट पहले से कंज्यूम नहीं किया था। नो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपनी। सिंपल है यार। लाइक पहले से थोड़ी ना तेरे घर में बिजली फ्री में आ रही है, तू पे कर रहा है तभी आ रही है, जाहिर सी बात जितना यूज करेगा। बस वही था। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाता है पूरा, इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स तुम खुद एनसीईआरटी में वो प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी रेफरेंस बुक जो